आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, है ना, और थोड़ा फ्रैंक एक्सपीरियंस आप लोग देना कि आपको अब तक की क्या चीज कैसी लगी और कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर कोई सजेशन है या इन जनरल कमेंट भी है तो कर सकते हो आप लोग, बताओ थोड़ा सा। और ये आपसे जानना है। और दूसरा, मैं ग्रुप के बारे में, शायद कुछ साथियों ने ग्रुप आपके स्टार्ट किया है तो उस पर भी थोड़े से बात करूंगा। कैसा आपका अभी तक का जो कुछ आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है? हाँ जी सर, सब आ रहा है। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप लोग जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है उसको कुछ यूटिलाइज कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। उसे मतलब आप कैसे करते हो? मेरा सवाल, जैसे मैं पहले भी इस बात को दोहराता रहा हूँ कि आप लोग उसके साथ साथ उसे पढ़ते हो टॉपिक को या नहीं पढ़ते हो? सर अगर नहीं आता है तो पढ़कर जवाब देते हैं सर। पढ़ के जवाब, उसके साथ साथ Exactly. जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, जो आता है उसको नोट भी करते हैं। जो आता है वो तो बिल्कुल सर जैसे कि जो नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं और हाँ, उसके बाद उस टाइम तो उसे कर लेते हैं, बाद में उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। यही मैं चीज, एग्जैक्टली यही चीज कह रहा हूँ कि हमें असाइनमेंट को ऐसे नहीं कि हमें ABCD नहीं करना है। ABCD कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। आपके ABCD का मतलब तब होगा कि जब आप A विद कॉन्फिडेंस लगाएं, जब आपको पता होना चाहिए कि हाँ नहीं, इसका A ही है और कुछ नहीं है, ये सब गलत है, ये गलत इसलिए है, B गलत इसलिए है, C गलत इसलिए है, D गलत इसलिए है, आंसर इज A। दिस कॉन्फिडेंस शुड बी देयर। तो मैं ये इंसिस्ट करूंगा कि आप वो कॉन्फिडेंस के साथ जब करोगे, क्योंकि वही लर्निंग है। जब हम लर्न कर लेते हैं तो आप, हमें पता होता है कि हमने G20 पढ़ा हुआ है, हमें पता है कौन सा देश होता है कौन सा नहीं होता है। अब हमें कोई कितना भी कंफ्यूज करे, सामने वाला आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, उसमें ये होता है वैसा होता है, बट बिकॉज यू नो दैट थिंग, because you have learned that thing very well, then you are in position to specifically answer a question, and that is the basic thing जो सिविल सर्विसेज आपको कराती है। तो ये चीज बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अच्छी बात है कि आप लोग उसे कर रहे हैं। आई विल एड फ्यू मोर क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चन टुडे आफ्टर दिस क्लास, तो आप लोग उनको भी शुरू करिएगा, ठीक है? अच्छा, इससे अगला सब्जेक्ट हमें क्या लेना चाहिए? आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड करो। आई विल गिव यू सम ऑप्शंस। नंबर 1 सर इकोनॉमिक्स और आप सर आप ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शंस तो सुन लो। कौन सा? सर इकोनॉमिक्स। पहले आप ऑप्शन बता दीजिए। मैं ऑप्शन देता हूँ, देखो 2 ऑप्शन है, आप चूज करो, ईदर इकोनॉमी और मॉडर्न इंडिया। देखो मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मॉडर्न इंडिया से हमारा देश आज जैसा है वो बना। तो हमारी पॉलिटी में डिफाइन करने में मॉडर्न इंडिया का रोल होता है कि भाई आज जो हमारी पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये क्यों बना, कैसे बना। तो नेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है देश का, वो हमें मॉडर्न इंडिया से मिलता है। और इकोनॉमी तो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मेरे को कोई कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है सिविल सर्विसेज के लिए, आई विल से इकोनॉमी। मेरी समझ से 30 से इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट कर 35% दीजिए सर, इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि इकोनॉमी, हाँ जी सर वो जो मॉडल असाइनमेंट, उसमें जो इंडियन पॉलिटिक्स का है उसमें सर वो मैथ के क्वेश्चन शो कर रहे हैं सर। मैथ के? हाँ जी सर। एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, कभी भी कोई ऐसा इशू आए ना तो आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप बस ये ध्यान रखिएगा, देखिए 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कंफ्यूज मत कीजिएगा आप। छोटे ये एक और प्लेटफॉर्म है, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। कुछ ना पुराने ऐप हैं, आप उनको बस यूज मत करिएगा। मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहूंगा, देखो एक ना नीट के बच्चों का ऐप है, तो नीट के बच्चों के ऐप में नीट के क्वेश्चंस होंगे, तो ये ना हो कि आप कहीं वहां पर जा रहे हो, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ये नीट का प्लेटफॉर्म है और यहाँ का भी बिल्कुल सेम, क्योंकि सब कुछ सेम है, देखने में भी सेम है, बट दिस इज नॉट योर्स। तो ये ध्यान रखना कि हम केवल और केवल जो अपना IAS वाली कोचिंग का लॉगिन है उससे यूज करें।
ये सर 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 मैंने भी ओपन किया ना, तो मैथ का बता रहा क्वेश्चन, मैंने भी उसको ओपन किया ट्राई करने के लिए, पॉलिटी में मैथ क्वेश्चन। अच्छा, पॉलिटी में क्वेश्चन अपलोड नहीं करें, वो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही होगी, तो आई विल जस्ट गेट इट रेक्टिफाइड, डोंट वरी, ठीक है। सर आप अभी जो क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन विद असाइनमेंट में वो केवल और केवल इंटरनेशनल के किए हैं और किसी के नहीं किए हैं, तो अगर कोई कुछ और दिखा भी रहा है तो आप उसे इग्नोर कर देना, वो जस्ट टेस्टिंग के लिए किसी ने डाले गए होंगे। अब जैसे ये नीट का प्लेटफॉर्म है, तो नीट के प्लेटफॉर्म में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। और पर ये प्लेटफॉर्म क्योंकि एकदम अलाइक है, इसलिए यहाँ पर आपको ये चैलेंज आ सकता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्यों आ रहा है। वो एक्चुअली ना ये टेस्टिंग, अभी ये ऐप जो है बना नहीं है, इसमें काम होना भी बाकी है, इसकी वजह से ये क्या होता है, टेस्टिंग के लिए कुछ कुछ चीजें डाल के देखी जाती है, तो उसे आप फिर वो इग्नोर करो। चेक कर लेता हूँ वैसे। सर दोनों कोचिंग का इंटरफेस अलग अलग है। दोनों का इंटरफेस अलग है बट दिखता सेम है। उसे मैं बोलूंगा कि वहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, दोनों का इंटरफेस अलग है दोनों का। पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो इसमें तो नहीं आ रहा क्वेश्चन, मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्वेश्चन। एनीवे कोई नहीं, अगर कुछ ऐसा होगा भी तो विल गेट इट। आप लोग अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो जस्ट मुझे एक बार स्क्रीनशॉट खींच दिया कीजिए। अगर कुछ भी ऑड चीज लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई क्वेश्चन आपको डाउट में लग रहा है कि ये क्वेश्चन गड़बड़ है, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज फील फ्री, एक बार व्हाट्सएप कर देना। मैं थोड़ा सा रेस्पॉन्ड लेट कर पाता हूँ, उसके लिए थोड़ी मेरी तरफ से अपॉलॉजी रहती भी है, पर somehow whenever I will get time I will respond और मैं आपको ठीक। चलो, हमारा इंटरनेशनल अफेयर एक दो दिन में, एक दो क्लासेस में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम अगले सब्जेक्ट पर जाएंगे। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हमें इकोनॉमी करना चाहिए। आई बिलीव कि हाँ चलो इकोनॉमी करते हैं, ठीक है। हम लोग इकोनॉमी से ही शुरू करें। मॉडर्न इंडिया। हाँ सर इकोनॉमी लास्ट। सर मॉडर्न इंडिया। सर मॉडर्न इंडिया। सर मॉडर्न इंडिया से कर रहे हैं। ठीक हाँ, है। सर, सर मॉडर्न इकोनॉमी इकोनॉमी would अगर be better, लास्ट sir. स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में ज्यादा असर आएगा। ठीक है, मॉडर्न मैं इंडिया। मेरे ख्याल से भी इकोनॉमी थोड़ा सा लेट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी इकोनॉमी करेंगे भी ना तो समझने में मुश्किल होगी। जब दो चार चीज कर लेंगे, जैसे करंट अफेयर्स की स्कीम्स वगैरह कर लेंगे, कुछ और चीजें कर लेंगे ना, तब हमें इकोनॉमी थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करने में इजी रहेगी। तो कंसेप्ट है सर मॉडर्न इंडिया अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादा पूछी जाती है। हाँ, तो मॉडर्न ही से शुरू करते हैं, मॉडर्न शुरू यस सर। इस क्लास के बाद हम मॉडर्न शुरू करेंगे, आप लोग उसको शुरू कर सकते हैं पढ़ना। अच्छा, अब हम एनवायरमेंटल ट्रीटीज की पिछली क्लास में, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सर क्लास रिकॉर्ड पे लगा दीजिए। दिख रही है सर, दिख रही है। जी सर। अच्छा, लगा दिए ना, लग गया सर। ओके चलो। अब हम करते हैं, हम कल पिछले, ये इम्पोर्टेंट है, देखो रिवाइज करना, रिवाइज जरूर कर लेना। एक बार मैं ही कर लेता हूँ। रामसर कन्वेंशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, यानी कि जहां भी पानी और मिट्टी लैंड का मिलन होता है, जहां पानी है और जमीन है, जैसे रिवर है, जैसे लेक हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, बैक वाटर्स हो गए, तो जहां भी ये चीज हो रही है उनको हम वेटलैंड की कैटेगरी में करते हैं। और वेटलैंड हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि वेटलैंड में हमें बहुत सारा जो जीव है, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट होता है कि हमारी धरती पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और बहुत सारी स्पीशीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, बिलियंस में स्पीशीज हैं, नहीं करोड़ में शायद है। तो करोड़ में जो स्पीशीज है वो स्पीशीज हमारी धरती पर रहती हैं, और उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हर एक जीव अपने में एक विशेष वो रखता है, हर स्पीशी अपने में अलग है।
इंसान अलग एक जीव है, एप्स अलग हैं, चिंपैंजी अलग है, ओरेंगुटैन अलग है, रीसस मंकी अलग है। तो ये जो रिलेटेड भी है उनमें भी इंसान से रिलेटेड भी बहुत सारे जीव हैं, तो उनमें से बचे नहीं है। होमोसेपियंस है, होमो निएंडरथल है, जावा मैन एक होता है, ऐसे भी मतलब बहुत सारी स्पीशीज है। और इन स्पीशीज का जो जेनेटिक पूल होता है, महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए जेनेटिक पूल, जीन पूल। जो जीन होता है वो जीन हर एक का एक्सक्लूसिव है, और ये जीन हमारे जो करोड़ों साल का, बिलियंस ऑफ ईयर का जो एवोल्यूशन है, जो विकास क्रम है, उसमें बना है। और वो विकास क्रम में उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें उसके अंदर स्टोर्ड हैं जिससे कि वो उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है। हम कैसे जीवित रहते हैं, हमारे जीन्स के अंदर में सारी चीज, मेमोरी, जो करोड़ों साल की मेमोरी है, करोड़ों साल में चीजें करते 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 हमारे करोड़ों साल में हमारे डीएनए के अंदर में वो इम्बाइब हो गया है, और उसी डीएनए के कारण हम जीवित रहते हैं। ऐसे ही सभी जीव रहते हैं, हम रहते हैं, तो ऐसे ही जो करोड़ों और स्पीसीज है वो भी जिंदा रहती हैं। तो हर एक का डीएनए जो है, हर एक का जो जीन पूल है, वो धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस बायोडायवर्सिटी को बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और बायोडायवर्सिटी हमारी खतरे में है। बायोडायवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा हमारा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का, जो इंसानी एक्टिविटीज है। इंसान ने पिछले पहले तो 2000 साल या 10,000 साल से हम कह सकते हैं, और पिछले 200 साल में उसकी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमने सारे खेत खत्म कर दिए, जहाँ जंगलात थे वो जंगल खत्म कर दिए हैं, हमने सारा इकोसिस्टम इधर उधर कर दिया है। अब ये इकोसिस्टम में हमने अपना सर्वाइवल तो इंश्योर कर लिया, हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार, इंसानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर जो और जीवों की जनसंख्या है वो घट रही है। जो इतने करोड़ों जीव हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं, और उनमें से काफी सारे विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक डोडो नाम का पक्षी होता था, बहुत सारे जीव हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं। भारत में पहले जो है लाखों की संख्या, मतलब बहुत सारे टाइगर रहते थे, लाख के आसपास होंगे एक जमाने में, जब इनका शिकार नहीं होता था, तो भारत में लाख के आसपास टाइगर्स थे। आज उनकी गिनती हजारों में आ गई है, हम गिनते हैं 1000, 1500, 2000, इतने टाइगर हमारे बचे हुए हैं। लॉयन जो है, जो शेर है, वो पूरी दुनिया से खत्म हो गया है, गिर में बचा है, और अफ्रीकन लॉयन 2 जगह बचे हुए हैं। तो लगातार ऐसी इतनी सारी स्पीशीज हैं, ना केवल ये, इवन बहुत से छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो खत्म हो चुके हैं, और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो जीव एग्जिस्ट करता था किसी समय। इन जीवों की लिस्ट करने की कोशिश कर रही है, पर बहुत से ऐसे जीव हैं जो जीव खत्म हो चुके हैं। जो बायोडायवर्सिटी थी, बायोडायवर्सिटी है ना, जीवन के लिए डाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में जो डाइवर्स होना, अलग अलग होना, हम लोग यूनिफॉर्मिटी को पसंद करते हैं, बट एक्चुअली जीवन के लिए यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं है, जीवन के लिए डाइवर्सिटी अच्छी है। किसी आदमी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है, कोई पेंटिंग अच्छी कर लेता है, कोई म्यूजिक अच्छा बजा लेता है, कोई खाना अच्छा पका लेता है, कोई कोई टीचर अच्छा हो सकता है, कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा हो सकता है। तो हर एक के अंदर में अपना एक गुण है, और उस गुण की कुछ कीमत है, उसकी कुछ वैल्यू है, और हम सब डाइवर्स हैं। जब डाइवर्स चीजें मिलती हैं तो हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाता है। अगर हम सभी एक जैसे हो जाएंगे तो हम सबके गुण भी एक जैसे हो जाएंगे, और मान लीजिए कोई भी एक आफत आई, जैसे हम सबके अंदर एक जैसे ही गुण होते, सब एक जैसे होते, और कोरोना जैसी कोई एक बीमारी आ जाती तो एक बार में वो सबको खत्म कर देंगे। कोरोना से लड़ने की हमारी सबकी क्षमता अलग अलग है, हम अभी देख भी रहे हैं, सबकी अलग अलग है। कुछ को वो कुछ भी नहीं होता है, उन्हें बुखार भी नहीं आता है, उनको कोरोना हुआ उनको पता भी नहीं चला। और कुछ लोग ये है कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए, कुछ की डेथ भी हो गई, कुछ को मामूली बुखार आया, कुछ को तेज बुखार आया, कुछ को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुआ। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे जीन्स में डाइवर्सिटी है, सबके जीन्स में डाइवर्सिटी है। इसका फायदा क्या है? कोरोना फैला,
कुछ लोग निश्चित रूप से उसमें उनको नुकसान हो गया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो कैपेसिटी है उसको लड़ने की, उसको सरवाइव करने की, वो सरवाइव कर जाएंगे। तो इससे कुल मिला के फायदा किसको होगा? जीवन को, लाइफ को, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। और इसलिए बायोडायवर्सिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वेटलैंड जो होते हैं, जितने भी वेटलैंड है, वहां पर अगर आपने कोरल लीव्स के कुछ फोटोज देखे होंगे तो वहां पर तरह तरह की कलरफुल फिश, जो जितनी खूबसूरत मछलियों के और ऐसे रंग बिरंगे जीव जंतुओं के, एक्वेटिक एनिमल्स की जो फोटोज आप देखेंगे वो सारे कोरल रीफ्स हैं। और बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम होता है, अगर थोड़ा सा भी किसी ने उसको छेड़ा तो खत्म हो जाएंगे। और कोरल रीफ अपने आप में खतरे में है। अब जब ये कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे तो सारे जो मछलियां थी, जो इतनी तरह तरह के रंग बिरंगी और उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज होंगी, तो वो सब भी खत्म हो जाएंगी और उससे हमारी जो बायोडायवर्सिटी है खत्म हो जाएगी। तो हमारा एक प्राथमिकता है कि हमें बायोडायवर्सिटी को बचा के रखना है। वेटलैंड बायोडायवर्सिटी के इम्पोर्टेंट सेंटर होते हैं, इसलिए वेटलैंड हमारी प्राथमिकता है। और रामसर कन्वेंशन इसीलिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 में ये कॉन्फ्रेंस आई थी। फिर है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये हर 10 साल में होने वाला एक एनुअल इवेंट है जो मेगा इवेंट होता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 72 में हुई, 1982 में नैरोबी में हुई, फिर अर्थ समिट रियो द जेनेरो में हुई। इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूटी में होने वाली 10 साल में होने वाला एक इवेंट है। और उसमें ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हमारी दुनिया का एनवायरनमेंट के प्रति जो झुकाव है, जो उसका ध्यान है कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम एनवायरनमेंट को इग्नोर करेंगे तो हमारे लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। फिर हमारी वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज कन्वेंशन है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा यूनेस्को का प्रोजेक्ट है। साइटस है, जिसमें कि हम जितने एंडेंजर्ड स्पीसीज है, साइटस की फुल फॉर्म क्या होती है? CITES, कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये कन्वेंशन है जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड, जो खतरे में हो, ठीक है, जो स्पीशीज खतरे में हैं उनको उनका ट्रेड नहीं होना चाहिए, उनका व्यापार नहीं होना चाहिए। हम शेरों का व्यापार करने लगे, शेरों की जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार करने लगे, इससे क्या होगा? लोग व्यापारिक इंटरेस्ट के लिए, व्यापारिक हित के लिए, मेरे को शेर का दांत बेचने से, शेर की खाल बेचने से अगर मुनाफा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? जहां मुझे शेर या चीता दिखेगा तो गोली मार दूंगा। लोगों का व्यापारिक इंटरेस्ट, मान लो एक शेर की खाल 5 लाख रुपए की बिक जाती है, 2 लाख की बिक जाती है, 4 लाख की बिक जाती है, तो जहां पर ये चीता टाइगर घूम रहा है वो क्या करेंगे? लोग उसको देखेंगे, यार मौका लग जाए इसको मार देते हैं, इसकी खाल बेच देंगे, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे जितने जीव जंतु हैं जो एंडेंजर्ड है, एक लिस्ट है इसकी जिसमें ऐसे जंतुओं की पहचान की गई है। IUCN वो काम करती है, रेड लिस्ट बनाती है, तो उस लिस्ट में ऐसे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको लिस्ट आउट किया गया है। फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बर्ड्स तो है ही, पर कई ऐसे लैंड पर रहने वाले या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे हमारी व्हेल मछली है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। तो ऐसे माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये कन्वेंशन किया हुआ है 1979 का, 1979 का। फिर है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स एक काम करना, मैंने आज लिंक नहीं भेजा है, कोई एक स्टूडेंट आज की मीटिंग का लिंक जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर देना। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी कोई भी एक दो कर देना, कर जरूर देना प्लीज। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 82 का है। वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर 82 का है। फिर है ये ओजोन लेयर से संबंधित पहली कन्वेंशन जिसे वियना में हुई थी, तो इसके वियना कन्वेंशन फॉर ओजोन लेयर बोलते हैं, 1985 की। ठीक है, इसमें ओजोन की तरफ, ओजोन लेयर का जो खतरा है उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया। उसके बाद उसी के साथ में 2 साल बाद आई
ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, कि किस तरह से हमें ओजोन लेयर को बचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। हमने ये चर्चा हमारी हो चुकी है, HFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, ये सब ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो ओजोन के लिए खतरनाक है, तो उनका इस्तेमाल ना किया जाए, जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। डिप्लीट मतलब उसको डिलीट मान लो आप, डिप्लीट करना मतलब उनका ह्रास करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ओजोन को नष्ट करने वाले सब्सटेंसेस जो वस्तुएं हैं, जो केमिकल्स हैं, ओजोन को खत्म करने वाले केमिकल के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया 1987 में, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि हम इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि ओजोन को खत्म करने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका व्यापार नहीं करेंगे, उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। अगर हमें अपने फ्रिज के लिए, एसी के लिए अगर गैस की आवश्यकता है, तो हम ऐसा कोई चीज ढूंढे जो इसके रिप्लेसमेंट का काम कर सके, जो इसके स्थान पे इस्तेमाल किया जा सके, ऐसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हमारा हेलसिंकी डिक्लेरेशन है, बेसल कन्वेंशन ऑन हैजार्डस वेस्ट है सन 1979 का, 1989 का। अर्थ अगला बहुत महत्वपूर्ण समिट है, इनफैक्ट अब तक का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इवेंट है अब तक का, मतलब जिसमें 150 से ज्यादा, 150 के आसपास देशों ने शामिल हुए थे इस अर्थ समिट में। मतलब लगभग पूरी दुनिया रियो द जेनेरियो में इकट्ठी हुई थी, और उसमें भी ज्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े सारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनवायरमेंट के इश्यू पर होने वाली जो समिट, बड़ी समिट है, वो है अर्थ समिट, और इसमें कई महत्वपूर्ण चीजों पर बात हुई। उनमें से एक है UNFCC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब ये वो कन्वेंशन है जो क्लाइमेट चेंज के लिए, जो आज हम परेशानी देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मौसम में बदलाव में क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज को हम हिंदी क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाना है, कैसे रोका जाए, तो लगभग इसकी पहली जो फ्रेमवर्क, मतलब जो पहला मॉड्यूल बना, वो आज से 29 साल पहले, आज हम 2021 में है, सन 1992 में, 1992 में पहली बार हमने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनाया कि हमें क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकना है। इसी के साथ में इसी समय पर एक और वो हुआ जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जिसकी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास शुरू करने से पहले कर रहा था। बायोडायवर्सिटी कि बायोडायवर्सिटी हमारे, अच्छा ये इसके एक सवाल ये उठ सकता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि अगर टाइगर खत्म हो जाए तो हो जाने देते हैं। तो मुझे बताना चाहिए, बता सकता है इस बात का, सवाल का जवाब दे सकता है। अगर कोई स्पीशीज एंडेंजर्ड है तो हमारा उसमें इंटरेस्ट क्या है, हम क्यों चाहते हैं उसे बचाना। सर वो फूड चेन में कंट्रीब्यूट करता है सर, इसलिए फूड चेन का साइकिल करेगा तो इस पे लिखा नेचर बैलेंस। ओके, बट एज ए फूड चेन का तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रेडेटर की बात कर रहे हैं, जैसे टाइगर की बात कर रहे हैं, तो टाइगर, अच्छा चलो टाइगर का छोड़ देता हूँ, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हैं, वो भी है एंडेंजर्ड स्पीशीज में, कछुए हैं, है ना, बहुत सारे जीव है, ऐसी बात नहीं है, मतलब हम टाइगर को ना देखें। तो ये क्या काम करेंगे, इंसेक्ट हो गए, हो गए, इंसेक्ट इकोसिस्टम खराब हो जाएगा सर, होते हैं सर, फूड चेन को ही अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बात समझिए कि खाली फूड चेन तक ही सीमित नहीं है ये विषय है, ये केवल फूड चेन तक सीमित नहीं है, ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी जो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है, जीव जंतुओं के अंदर जो एबिलिटी है, जीव जंतुओं की जो एबिलिटी है, चाहे वो बेसिक से बेसिक, चाहे वो स्नेल हो, बहुत बेसिक जीव भी जो है, उनके अंदर भी अपनी एक एबिलिटी है। एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसका नाम है वो, उसने आज तक जितने भी
एक्सटिंक्शन हुए, 6 या 7 एक्सटिंक्शन हुए अभी तक, उन सबको सरवाइव किया है। उसका नाम, किसी को नाम याद है उसका? अभी कुछ समय पहले न्यूज में था, बहुत छोटा सा एक इंसेक्ट है, बहुत छोटा सा इंसेक्ट है, पर उसकी काबिलियत है। टार्डीग्रेड। टार्डी, हाँ टार्डी, क्या टार्डी ग्रास नहीं, टार्डी समथिंग, टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड। हाँ, सर तो वो जो यस जीव सर, है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड, इसे देख लेते हैं, ठीक है। टार्डीग्रेड स्पेल करना, आ गया टार्डीग्रेड, TARDI। ये आ गया। और ये जो टार्डीग्रेड नाम का जीव है, ये इसके मतलब ये बेसिकली 1 mm या बहुत छोटा जीव होता है। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है इसकी। मतलब हमें लग सकता है कि इसे वाटर बियर, लिटिल वाटर बियर भी बोलते हैं, और ये मतलब आंख से शायद दिखेगा नहीं, 1-2 mm का ही होता है ये, 0.5 mm का होता है ये। जब पूरा बढ़ भी जाता है तो ये जो इमेज ये इसकी जो है माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है, और ये जब इसका टोटल साइज 0.5 mm होता है। 1 mm आपको पता होगा, आपके स्केल में जो सबसे छोटा वो दिखाई देता है गैप, वो 1 mm होता है, ये उसका भी आधा है। जब ये पूरी तरह से बढ़ जाता है तब भी ये 0.5 mm का होता है। और इसकी खासियत ये है कि इसने अब तक जितने एक्सटिंक्शन हुए हैं, मतलब इंसान तो बहुत रिसेंट फिनोमेना है, इसने आज तक के जितने भी एक्सटिंक्शन हुए इसने वो सभी सरवाइव किए, आज तक ये जीवित है। मतलब इसके अंदर ये सर्वाइवल की कुशलता है। तो ये जो टार्डीग्रेड है, ये टार्डीग्रेड हमारी बायोडाइवर्सिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर वो हुनर है कि मुझे कैसे जीवन को बचना है, कैसे जीवन को बचाना है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी यही जेनेटिक पूल है। और क्योंकि जीवन को बचाना है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण, फूड चेन भी नहीं महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन को बचाना। जो अल्टीमेटली धरती एवोल्यूशन विकास के क्रम का जो अल्टीमेट गोल है वो सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल में उसके अंदर जो गुण है वो अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमारे को ये पता नहीं किस तरीके का सीक्रेट हम उसे खो देंगे। तो इसलिए हमारे को बायोडाइवर्सिटी का महत्व समझा गया और उस पर बहुत आज चर्चा होती है। इसी अर्थ समिट से एक और प्रोडक्ट निकला था, वो है डेजर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ, कि हमें डेजर्टिफिकेशन को रोकना है आने वाले समय में, मगर जो रेगिस्तान ना बने। क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, जिसके अंतर्गत फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में हमने कुछ बेसिक गाइडलाइन बनाई कि हमें कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, क्या क्या करना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल ने उसको जमीन पर उतारा, उसने तय किया कि हमें ये टारगेट है, इतने 2012 तक हमें ये करना है। ऐसे टारगेट 2000 इस सदी के लिए उन्होंने टारगेट बनाए, इतना हमें गैस का एमिशन कम करना है। ये सभी जो है जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन कैसे कम करना है, इसके बारे में इसने बताया। हिंडनबर्ग प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, इतना भी याद करेंगे तो काफी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2000 का जो है वो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से जुड़ा हुआ। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2002 का है। वर्ल्ड समिट है ना, ये जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन मतलब जो हर 10 साल में होने वाला इवेंट, उसकी कंटिन्यूटी में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है। वर्ल्ड समिट है 2005 का। बाली समिट क्लाइमेट चेंज पे 2007 में हुआ। पेरिस एग्रीमेंट इसी से संबंधित है 2016 में। एक ये मिनीमाटा कन्वेंशन कुछ साल पहले हुआ था 2017 में मरकरी से संबंधित। और इस लिस्ट को हम बाद में अपडेट कर लेंगे जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कन्वेंशन सारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट समझ लिया था, कार्बन क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें हुई। पेरिस प्रोटोकॉल में भी पेरिस भी हमने पढ़ लिया था। इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि हम अपने देश के जरिए से किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हमारा देश ने अपने आप कुछ डिटर्मिनेशन दिखाई है और कि हमारी तरफ से ये सहयोग रहेगा। अगला टॉपिक हमारा यही आ गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं
कि बायोडायवर्सिटी का महत्व क्या है। बायोडायवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है और बायोडायवर्सिटी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है, वो है एरोप्लेन रिवेट थ्योरी। बायोडायवर्सिटी की, बायोडायवर्सिटी को हमें क्यों बचाना चाहिए? सर जैसे एरोप्लेन के कई पार्ट होते हैं उसी प्रकार से डाइवर्सिटी भी है, जिसके कई पार्ट है, सभी चीजों से मिलके बना है। बायोडायवर्सिटी का महत्व क्या है, इसके लिए एक रिवेट थ्योरी दी गई थी। कहीं है, नहीं है विकिपीडिया में मिल जाए तो। रिवेट थ्योरी में मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, रिवेट थ्योरी बायोडायवर्सिटी की क्या है। इसमें ये बताया गया कि हमारे जो बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी का जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि बायोडायवर्सिटी का कितना महत्व है, ठीक है, वो हमारी धरती के इकोसिस्टम के ओवरऑल सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बायोडायवर्सिटी पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर बाकी सब जीव खत्म होंगे तो हम भी बच नहीं पाएंगे। हम अगर ये सोचें कि हम अकेले बच जाएंगे इस धरती पर और बाकी सभी जीव खत्म हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। हमें अगर सरवाइव करना है तो सभी के साथ करना है, सभी को लेकर सरवाइव करना है, अन्यथा हमारा सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। और इससे संबंधित इसमें देखता हूँ मैं, अगर मिल जाए वो, तो ये एक थ्योरी दी गई थी कि कैसे बायोडायवर्सिटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या उदाहरण है कि एक दो स्पीसीज अगर खत्म हो जाएंगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसको किसी एक साइंटिस्ट ने समझाया था एरोप्लेन का एग्जांपल लेकर, कि जैसे एरोप्लेन होता है, मैं दिख नहीं, हाँ, जैसे एरोप्लेन एक होता है, थोड़ा मैं एरोप्लेन बताने में बनने में मैं बोलता हूँ, ठीक है, एरोप्लेन जो बनता है, एरोप्लेन बनने में बहुत से छोटे छोटे रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है रिवेट सबको पता होगा, वो एक जो चीज होती है जो पेच जैसा होता है, पर रिवेट होता है वो दोनों तरफ से फ्लैट कर दिया जाता है, जिससे कि दो चीजों को आपस में, अगर हमें दो शीट्स को, दो किसी भी पार्ट को आपस में जोड़ के रखना है तो रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और एरोप्लेन में बहुत से रिवेट्स का इस्तेमाल होता है, हजारों और शायद उससे भी ज्यादा संख्या में रिवेट्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी ने समझाने के लिए हमें बताया था कि यदि रिवेट, एक दो रिवेट गायब हो जाए, ठीक है, एक इतना बड़ा जहाज है जिसके अंदर हजारों रिवेट लगे, जैसे हम घर में देखते हैं कई कई चीजें 10 पेज से टिकी हुई है, 10 में से अगर मैं 9 पेज एक पेज निकाल दूं तो क्या मेरा वो चीज टूट जाएगी, खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। अगर कोई भी चीज हम जब इस्तेमाल करते, मल्टीपल चीजें जब लगी रहती हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेज लगे रहते हैं। अगर मैं पेज में से एक पेज गायब कर दूं तो मेरी चीज काम करती रहेगी, दिक्कत नहीं होगी, आराम से काम करेगी, एक पेज के खो जाने से कुछ नहीं होगा। एक आध पेज और लॉन्ग टर्म में भी फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे मेरे पास लैपटॉप है, अभी इस लैपटॉप के पीछे की साइड में 10 पेज लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी आप सामान अपने आसपास देखो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेज लगे रहते हैं। उन पेज में से आपने एक आध अगर गायब कर दी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी है, जैसे गाड़ी में 4 पहिए, 4 वो लगे रहते हैं, नट लगे रहते हैं जिससे वो टायर टिका रहता है। 4 में से अगर मैं एक टायर एक निकाल दूंगा तो गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, तब भी वो काम कर जाएगी। थोड़ी सी कभी ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तब प्रॉब्लम हो सकती है, पर मूलतः दिक्कत नहीं होगी। पर अगर एक और निकाल दूंगा तो 100% मेरी वो हो जाएगी। ऐसे ही जब बहुत सारे पेज लगे होते हैं उनमें से आप एक आध दो निकालो तो दिक्कत नहीं होगा, पर अगर आपने उसमें से 4-5 निकाल दिए 10 में से, तब आपका वो स्ट्रक्चर डीस्टेबलाइज हो जाएगा और उसके बाद वो खुल जाएगा। एक और दूसरी चीज है कि कुछ रिवेट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल पार्टिकल्स को, एसेंशियल कंपोनेंट्स को पकड़ के रखते हैं। कुछ रिवेट्स ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल, जो हवाई जहाज का एग्जांपल है कि हवाई जहाज में कुछ रिवेट्स होते हैं जो ब्लेड्स पर, जो उसके विंग्स हैं उस पर लगे हुए हैं। कुछ रिवेट्स ऐसे हैं जो कुर्सियों पर को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं कि कुर्सियां अपनी जगह पर टिकी रहें, या कोई और जो सेट फिटिंग्स हैं वो लगी रहें।
तो जो कुर्सियों वाले रिवेट्स हैं अगर वो निकल भी जाएंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर अगर विंग्स पर लगे हुए रिवेट्स निकल गए तो फिर वो जहाज का गिरना बिल्कुल लाजमी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिवेट का, ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है एरोप्लेन रिवेट थ्योरी कि किस तरह से हमारे लिए बायोडायवर्सिटीज में स्पीशीज का जिंदा रहना आवश्यक है। अगर वो अब खत्म होंगी तो हमारे लिए भी जीवन खत्म होगा। तो ये बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए अर्थ समिट जो रियो दो जेनेरो में हुआ था 1992 में, उसी में फैसला लिया गया कि हम बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे, जिसमें इस कन्वेंशन का जो उद्देश्य है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करें उनको सस्टेनेबली यूज करें ताकि हम अपने लिए भी इस्तेमाल कर सके और आने वाले समय में भी उनका सही इस्तेमाल हो सके। तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, कि हम फेयर यूज करें, अनफेयरली यूज ना करें किसी चीज को। हम ये ना चाहें कि सारा का सारा बेनिफिट मुझे ही हो जाए, सब चीज मुझे ही मिल जाए। हम इक्विटेबली शेयर करें, हम अपने लिए भी रखें दूसरों को भी दें। ऐसा ना करें कि सब कुछ अपने लिए रख लें, यही भी ना करें कि सब कुछ दूसरों को दे दें। तो शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स किया जाए, ये हमारी इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक रूल था। 195 देश इसमें शामिल हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल संबंधित है बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल और बायोटेक्नोलॉजी के किस किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे समय में उम्मीद है बायोटेक्नोलॉजी आप सभी समझते होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम जो बायोलॉजिकल चीजें हैं और टेक्नोलॉजी है, इन दोनों को एक साथ लेकर आते हैं। जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स हैं, इनको हम एक साथ लाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है हम डीएनए को रीड करें, डीएनए कैसे बना उसको रीड करें या उसको टेस्ट करें, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करें। आज के समय में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी है कि हम कहीं से डीएनए काट कर नया डीएनए भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा डीएनए है ABCDEF, और हमें किसी तरह से ये पता है कि ये जो C है और ये D है, ये ABCDEF की सीक्वेंस में C और D हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, क्या कर सकते हैं? सर एनिमल्स का क्लोन भी तो बना सकते हैं ना? वो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में तो इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ABCD सीक्वेंस है और किसी ने हमें बताया कि भाई ये C और D नाम का जो DNA है, ये जो जीन है, ये हमारे लिए कुछ बीमारियां करता है। कुछ बीमारियां जीन्स के कारण भी होती हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण होती हैं। सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड के और डिसऑर्डर्स हैं जो जीन के डिजीज के कारण, या जीन से कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। तो मान लीजिए ये C और D जीन हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम इसको यहाँ से हटा दें, निकाल दें, डिलीट कर दें और इसकी जगह पर हम लेट्स से XY ये जीन इंसर्ट कर सकते हैं। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम यहाँ पर जो जेनेटिक सीक्वेंस है इसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बायोलॉजी को के साथ इंटीग्रेट करने का। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग है और बायोलॉजी है, इनको एक साथ जोड़ा जा सके। पहले के समय में बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, बट आज के समय में बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी अलग स्ट्रीम्स बन चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से हम अपने बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को, बायोलॉजिकल चीज़ों को बदल सकते हैं, उनके साथ भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर ये सवाल आता है, कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए खड़ी भी करती है। हम जब ये कर रहे हैं
ए बी, यहाँ हमने सी और डी हटा दिया, एक्स वाई ले आए। ये ला तो सकते हैं, टेक्नोलॉजी इसके लिए है अवेलेबल, परंतु इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा, कैसे ये हमारे जीवन को या जिस भी जीव के अंदर ये परिवर्तन किया जाए उसमें क्या प्रभाव कर सकता है, इसकी जानकारी आज हमारे पास नहीं है। हम सारी चीजें जो भी है नेचर के द्वारा निर्भर रहते हैं, नेचर पर निर्भर करते हैं और नेचर को तय करने देते हैं कि वो हमारे लिए क्या करना चाहती है। परंतु जब हम ये कर रहे हैं तो कुछ तो इफेक्ट होते हैं, इन दो का हमें इफेक्ट तो पता है कि x और y को डाल देने से ये प्रभाव होगा, पर हमें ये नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा इफेक्ट बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक जो है गंभीर एरिया है, एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें थोड़ा सा कॉशियसली जाने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम में से सभी थोड़े बहुत इंजीनियर सभी होते हैं, ठीक है, पेचकस उठाया, चीजें उठाई और कुछ कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। करने में शुरुआत में मेरे को शौक था, मैं आपको अपना शौक बताता हूँ। मुझे बचपन में ये शौक शायद आप में से बहुतों को होगा। उस समय पर घड़ियां होती थी, बड़ी वाली घड़ी जो होती थी, अलार्म क्लॉक, जो बड़ी आजकल वाली नहीं, पुरानी, जिसमें चाबी भरी जाती थी। तो मुझे वो हमेशा बहुत फैंसी लगती थी, छोटा था तो मैं उन्हें खोल लेता था बहुत बार। तो कहीं पुरानी कुछ मिल गई तो, या कभी कभी पुरानी नहीं भी मिली तो भी खोल डाली। अब खोल तो दी, उसकी असेंबली अगर आपने कभी देखी होगी तो उसकी असेंबली इतनी आसान नहीं है। तो चीज को खोलना तो आसान है, उसे बंद करना, उसे पैक करना और दोबारा से स्टार्ट करना वो आसान नहीं होता इंजीनियरिंग में। पर नॉर्मल इंजीनियरिंग में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बेकार घड़ी पड़ी हुई थी, आपने उसमें कुछ किया, वो चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चली तो भी ठीक है, क्या बिगड़ रहा है। पर हम अगर इंसानों और जीव की बात करें, जिंदगी की बात करें, लाइव चीजों की बात करें, हम इंसान के साथ ये काम नहीं कर सकते कि ठीक है यार इसका पेट फाड़ लो, पेट फाड़ के ऐसे करके देख लेते हैं क्या होता है, उससे क्या होगा। ये काम हम नहीं कर, इसका हार्ट निकाल देते हैं, ये करके देखते हैं क्या होगा। तो ये काम हम जीव में नहीं कर सकते, इंसानों में, किसी और जीवन में नहीं कर सकते। तो या मतलब कर सकते हैं पर तभी करें जब हमें 100% उसका रिजल्ट पता हो। हम एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशन, और जो किया भी जाए उसको एक तरीके से, इस तरह से किया जाए जिससे कि जीवन पर प्रभाव ना पड़े। तो इसी को निर्धारित करता है हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या क्या बायो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, कैसे हमें उसके बेनिफिट शेयर करने हैं, ये सब चीज पर हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल हमें बताता है कि भाई आपको ये चीजें करनी है। जैसे उदाहरण अभी किसी ने बोला, अभी क्लोनिंग का उदाहरण दिया किसी ने, तो क्लोनिंग, जो पहली क्लोनिंग हुई उससे क्या बनाई गई, कौन सी क्लोन बनाई गई थी जीव में? शीप सर, कौन सी शीप थी? डॉली नाम की एक शीप है ना, डॉली शीप बनाई गई। अब जो डॉली शीप का क्लोन किया गया था, मतलब जिस भी उसका नाम डॉली रखा गया, जो क्लोन थी, अब वो क्लोन जब बाद में एज हुई तो वो उसकी डेथ जल्दी हो गई थी, उसको कई सारी प्रॉब्लम्स भी हुई जॉइंट्स वगैरह की, और बाद में उसकी अर्ली एज में अगर वो नेचुरल बीइंग होती तो शायद वो कहीं ज्यादा जीवित रहती, परंतु वो ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाई वो वाली डॉली शीप। तो ये एक सजेस्ट करता है कि हाँ, हम ये कर तो सकते हैं, हम क्लोन बना तो सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि भाई उसको वो डिजीज क्यों हो रही थी, उसको क्या कारण था कि वो बीमारियां हो गई, क्यों वो जल्दी मर गई बाकी उनकी अपेक्षा, ये सब हम नहीं जानते। तो ऐसे में हमें जो भी चीज करें, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कह रहे कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत निर्धारित तरीके से, सीमित तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल है। इसके बाद हम बात करते हैं नगोया प्रोटोकॉल का। नगोया प्रोटोकॉल हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित दूसरा प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल।
इसमें हम जेनेटिक रिसोर्स का जो एक्सेस है, जो भी जेनेटिक रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन, जो जेनेटिक रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये निर्धारित करता है, ये इसके लिए हमें गाइड करता है नगोया प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, PGRFA, और इसको इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी, ठीक है, बीजों की ट्रीटी। बीज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बीज, अगर कोई बीज, जैसे आज के समय में बीजों पर भी बहुत एक बहस हो सकती है, तो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, वो ये जानते हैं। अभी ये समय में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीज हुआ करते थे, चाहे चावल के, चाहे गेहूं के, उनके अलग अलग तरीके के बीज हुआ करते थे। उनका अलग अलग तरीके का चावल हुआ करता था, उनका स्वाद अलग होता था, उनकी पैदावार अलग होती थी, पर उनकी पैदावार कम मात्रा में होती थी, तो धीरे धीरे उनका कम इस्तेमाल किया जाने लगा, और जो ज्यादा प्रोडक्टिव ब्रीड्स थी, जिनकी पैदावार ज्यादा होती थी, उनका ज्यादा इस्तेमाल किया गया। और इसके कारण हुआ ये कि वो जो बीज है वो धीरे धीरे खत्म हो गए, या हम उनको इस्तेमाल नहीं, या हम भूल गए, एक तरह से ऐसा कहें। विलुप्त तो शायद नहीं हुए होंगे, पर हम उनको भूल गए। तो सर वो सब सीड को सर वहाँ रखा गया ना, सीड वॉल्ट में, नॉर्वे में। सारे सीड को नहीं, मैं एक जनरल सीड की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, कि जो सीड होते हैं, अलग अलग सीड, हम किसी भी चीज के सीड लें, जैसे चावल के सीड हैं, कुछ चावल के बीज ऐसे हैं जो बहुत कम पानी में उग सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनको पानी की मात्रा कम चाहिए, कुछ अलग तरीके का टेस्ट करते हैं, कुछ का कलर अलग है, कुछ चावल ऐसे हैं जिनको पेस्ट, जो कीड़ा है, वो नहीं लगता है। ऐसे बड़े सारे, कुछ चावल ऐसा होता है जो बिल्कुल पतला जीरे जैसा चावल होता है, ठीक है, पर हम कैसे चावल को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पैदावार ज्यादा हो, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा निकले, क्वांटिटी ज्यादा आए। पर ठीक है, क्वांटिटी हमें आवश्यकता है, पर वो जो चावल वाला, जो जीरे वाला चावल है, जो जीरे जैसा चावल है, वो चावल का दाना तो हमने धीरे धीरे यूज नहीं किया, खत्म हो जाएगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि कैसे हम इस्तेमाल करें, कैसे हम उन्हें कंजर्व करें, कैसे एक्सचेंज करें और सस्टेनेबली यूज करें, दुनिया का जितना भी प्लांट रिसोर्स है, जो प्लांट का जेनेटिक रिसोर्स है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड कल्चर द्वारा, एग्रीकल्चर द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 2007 का है, नाम याद करने से मेरी समझ से काम होगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, उसका फॉलो अप मीटिंग है, रियो दे जेनेरो में वापस हुआ 20 साल बाद अर्थ समिट, उसी का एक फॉलो अप मीटिंग है। और यहाँ इसको जो नाम दिया गया, वो दिया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो +20 इसका नाम है। और ये रियो दे जेनेरो में 2012 में हुआ, और इसने वापस वही एजेंडा 21 इसको रीअसर्ट किया। तो ये हमारा सीक्वेंस है। 1992 में रियो दे जेनेरो में हुआ, उस समय नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग में, इसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2012 में हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी के लिए हम पार्टनरशिप करें, ये यूनाइटेड नेशन का एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि जो इकोनॉमी है उसको ज्यादा इंक्लूसिव, उसको ज्यादा एनवायरमेंटली इंक्लूसिव बनाया जाए। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं, या बजट बनाते हैं, या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम सब चीज की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, पर
एनवायरनमेंट को लेके हम बहुत कंसर्न नहीं रहते कि इसका क्या रोल होगा इकोनॉमी में, पर इकोनॉमी में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एक ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये करते हैं हम कि जितना हमारा जीडीपी या ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि हम टोटल जीडीपी, जितना भी हमारा जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या हमें बताता है? What is GDP and what does it give? Domestic product. बता सकता है, मतलब जीडीपी के इतने इंटरेस्टेड होते ही क्यों है? हमें क्यों इतना अच्छा लगता है जीडीपी? जीडीपी हमेशा बात करते रहते हैं, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी घट गया, टोटल मॉनिटरी हमारी आर्थिक स्थिति मान पड़ती है कंट्री की। सर टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। नहीं ठीक है, वो उसकी डिक्शनरी। सर नेशनल इनकम पता चलता है सर, देश की आर्थिक स्थिति मान पड़ती है। सर वो नेशनल लेवल पर अपने मतलब आर्थिक स्थिति को हम लोग दर्शाते हैं सर, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट का एवरीवन पता चलता है सर। ठीक है, किसी ने बोल दिया है। क्या रही? ओके ठीक है, थैंक यू। डोमेस्टिक प्रोडक्शन सर जितना भी हुआ है पता चल जाता है। नहीं, उसे जान के आप करना क्या चाहते हैं, इसलिए सवाल तो वैसे किसी ने आंसर कर दिया है, तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जो जीडीपी होता है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुमूल्य है। जीडीपी हम बेसिकली इसलिए नापना चाहते हैं कि हम कहें कि आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं। भाई आर्थिक स्थिति में क्या जानना चाहते हो? क्या पता करना है आर्थिक स्थिति में? आर्थिक स्थिति में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हम आर्थिक स्थिति में सर मतलब सोल्ड ऑन द मार्केट सर। नहीं सोल्ड की बात ग्रोथ नहीं है। रेट, ये केवल हमें वो नहीं बता। हम ग्रोथ रेट कैसे बताएगा जीडीपी? ज्ञात करते हैं उससे हम। जीडीपी इज अ नंबर। जीडीपी क्या होता है? भारत की जीडीपी अभी कितनी होगी? 2.5 ट्रिलियन डॉलर लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। कितने ट्रिलियन डॉलर है? इट्स नॉट परसेंटेज। ग्रोथ के लिए तो परसेंटेज होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ नंबर। ये तो एक वैल्यू है। ये कह रहा है कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का हमारा वो है, जीडीपी है। तो ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, क्या बता रहा है हमें? तो हमारा जो जीडीपी है वो हमें एक विशेष चीज बताता है। वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वर्ष में, उस एक साल में, 2020-21 में, ये जो मैंने नंबर लिखा, ये क्या बताया इसने मुझे ये बताया 2020-21 में हमारी सकल घरेलू उत्पाद क्या था। हिंदी में हम ग्रॉस डोमेस्टिक, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये हमारा फंडामेंटल है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे अपने देश की नेशनल इनकम। इट्स नॉट नेशनल इनकम, ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट नेशनल इनकम, बट इट्स अ ब्रॉड पैरामीटर ऑफ नेशनल इनकम। फर्दर बाय रीडिफाइनिंग इट, इसमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ती हैं। जब हम उन करेक्शंस को कर देंगे देन वी कैन अचीव टू नेशनल इनकम, हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम। तो ग्रॉस जीडीपी हमें लगभग एक आइडिया देता है, एक ब्रॉड आइडिया दे देता है कि हमारे देश की आय कितनी है एक विशेष वर्ष में। जिस भी वर्ष का जीडीपी की बात करते हैं उस वर्ष में हमारी आय, देश की आय, मेरी और आपकी आय नहीं, देश की आय। और ऑब्वियसली इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये कैसे पता चलेगा? कि भैया आपके पास कितना पैसा आया इस साल में। अगर इस साल में पैसा आपके पास बढ़कर आया तो यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। आपके पास घट गया तो आपकी आर्थिक स्थिति गिर रही है। तो जीडीपी हमें यही बताता है कि हमारी जो आज की इनकम, मतलब बेसिकली इनकम नहीं होती है बट इनकम कितनी लगभग होगी, मतलब 99% एक्यूरेट या 98% एक्यूरेसी तक बताता है। कुछ फैक्टर्स और ऐड करने पड़ते हैं और कुछ माइनस करने पड़ते हैं, तब हमें पता चलता है नेशनल इनकम क्या होगी। और वो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तब करेंगे। तो जीडीपी का महत्व हमारे लिए ये है
कि ये हमारे ब्रॉड लेवल पर हमारी इनकम को आइडिया देता है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। अब इनकम निकालते समय हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, ठीक है, हम ये निकालते हैं हमारा खर्चा कितना हुआ, हमें पैसा कितना मिलेगा, वो सब चीज निकालते हैं, परंतु हम ये निकालते हैं कि हर इनकम के पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होती है। और एनवायरनमेंट की कॉस्ट की बात करें, हमने उस साल में प्रगति करने के लिए कितने पेड़ काट दिए, वो एनवायरमेंटल लॉस हो गया। हमने कितने रिवर या इकोसिस्टम को कितना डैमेज कर दिया, तो वो सारा एनवायरमेंटल लॉस हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। अगर हम यहाँ पर जीडीपी में लॉस ड्यू टू एनवायरमेंटल लॉसेस जो होंगे, जो पर्यावरण को नुकसान, उस विकास के क्रम में जो पर्यावरण को नुकसान हुआ उसको ऐड कर दे, तब वो बन जाएगा ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन जीडीपी। इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा कि हमने $2.5 ट्रिलियन का इनकम किया, लेट से जीडीपी हमारा $2.5 ट्रिलियन है, पर हमने क्या इसमें ये हिसाब लगाया कि हमारे इस $2.5 ट्रिलियन कमाने में कितना नुकसान हुआ, एनवायरमेंटल नुकसान, तो उसको तो हमने जोड़ा नहीं है। तो जब उसको भी ऐड क्यों करेंगे, माइनस करेंगे, अगर उसे माइनस कर देंगे देन हमें ग्रीन जीडीपी मिलेगा। फ्रेंड्स 2 मिनट का ब्रेक, आई विल कम बैक, ठीक है, 2 मिनट बाद मिलते हैं। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। फ्रेंड्स, ग्रुप में किसी के पास दैनिक जागरण संस्करण की सॉफ्ट कॉपी डेली बेसिस पे आती है? हेलो, ग्रुप में होगा, ग्रुप में होगा। आप डाउनलोड कर लो। नहीं, डेली बेसिस पे डाउनलोड भी नहीं हो रहा। हो जाएगा, हम आपको लिंक सेंड कर कोई देंगे। चीज सर्च करो और उसके बाद वहां से डाउनलोड कर लो। ग्रुप में कर दीजिए। ग्रुप में शायद टेलीग्राम चैनल पे शायद मिल जाता है। नहीं, मैंने सर्च करके देखा है, वहां पे मिला नहीं है। चलो मैं देखता हूँ, अगर पड़ा होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। आप मेरा नंबर नोट हम कर भेज दे लीजिए। रहे हैं। हेलो, ग्रुप में सेंड करें भाई, ग्रुप में। हाँ बताइए, एक बार नंबर बताइए। 70 हाँ 56 हाँ 7056 33 हाँ 6996 705633 6996। 6996 हेलो सर। हाँ जी 6996 है ना? हाँ जी। ठीक है सर कहाँ गए? 2 मिनट का ब्रेक लिए। 2 मिनट का ब्रेक है बस। क्यों, आप कहाँ थी? हिंदी का नहीं, वो दैनिक जागरण संस्करण। हाँ नेशनल वाला डाल देंगे। हाँ जी। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वापस। ओके, तो हम ग्रीन जीडीपी की बात कर रहे थे। ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट हम सबको याद रखना चाहिए, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी। तो ठीक है, याद रहेगा कि व्हाट इज ग्रीन जीडीपी। यस सर, अब याद रहेगा। ठीक है, तो हमारे जी सर।
इसी कॉन्सेप्ट को हम ग्रीन इकोनॉमी भी बोलते हैं कि जब हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, जब आर्थिक विकास की बात करें, पैसे की कमाई की बात करें, तो ये भी बात करें कि भाई हमारी इकोनॉमी में उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ वो तो हमने गिन लिया, पर नुकसान कितना हुआ, विशेष रूप से पर्यावरण से जुड़ा हुआ नुकसान कितना हुआ। यदि हम उस पर्यावरण से जुड़े नुकसान पब्लिक भी इफेक्ट होता है सर, वो उसे माइनस कर देंगे, तब वो हमारी इकोनॉमी, वो हमारा जो विकास है वो ग्रीन इकोनॉमी बनता है। ऐसा विकास बनेगा जो लंबे समय तक काम करने वाला, इंक्लूसिव समावेशी विकास होगा, इंक्लूसिव विकास होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला विकास होगा। रियो +20 डिक्लेरेशन में इसी चीज को रीअसर्ट किया गया, और ये पेज जो है, पेज PAGE पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसी बात को रिपीट करता है। पेज में जो है कई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UNEP, ILO, UNIDO, UNDP, UNITAR। व्हाट इज UNEP? एक आप, मैं बारी बारी आपसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल है ना, ध्यान से भाई, देखो तुम्हारा काम है याद करना। UNDP, यूनाइटेड नेशन राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNITAR, यूनाइटेड नेशन फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। UNITAR, श्योर? यस सर। ओके, यस सर। चलो सही है, तुम ठीक ही बता रहे होगे यार, मैं भूल जाता हूँ। नीचे मेंशन भी किया हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा, अगला हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टाइगर फोरम की। ग्लोबल टाइगर फोरम, ये भारत के, मतलब भारत का एक रोल है। ये इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन नई दिल्ली में 1993 में हुआ, और उसके बाद जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी स्थापित की गई, जिसमें कि सभी जो विलिंग कंट्रीज थे, जो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाह रहे थे, उनको मिलाकर ये ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया, जिसमें भूटान, इंडिया, नेपाल और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये शामिल है। ये इस प्रोग्राम में हमारे, ठीक है, सपोर्ट किया जाता है इंटीग्रेटेड टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम और IUCN के द्वारा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसके ये ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, और जर्मन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इस तरह से जो टाइगर है उसके जीवन को बचाने के लिए ये ग्लोबल टाइगर फोरम काम करता है। सभी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिएगा, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट प्रोग्राम, ITHCP, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। अच्छा, आप में से कोई बताओ कि क्या फर्क है, और नए बच्चे बताएं तो अच्छा रहेगा कि टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम में क्या होगा। सेव टाइगर और सेव टाइगर हैबिटेट, इन दोनों में क्या अंतर होगा या सेम है? सर जैसे और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया तो वो टाइगर को बचाने, सर जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया वो टाइगर को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, ऐसे ही जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है वो उनके हैबिटेट को सेव करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसा इन्होंने बताया भी कि हमारा जो क्योंकि देखो किसी जीव को बचाना है, दो अलग अलग चीज हो सकती है। हम ये कहें कि भाई जीव को बचाना है, टाइगर को बचाना है, और टाइगर के हैबिटेट को बचाना है, ये दोनों, मतलब उसका घर भी बचाना है।
भाई आदमी का घर ही खत्म कर दिया, फिर आदमी के का सर्वाइवल अपने आप ही फर्क हो जाता है। जो जीव है वो जीव का अपना एक घर है, आप उसे अगर जू में डाल देंगे या किसी तरह से बचा भी लेंगे, वो नेचुरल तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसे में उसके हैबिटेट को भी बचाना है टाइगर के साथ साथ उसके हैबिटेट, जहां उनका निवास स्थान है, जहां पर वो रहता है, तो उसको उसके हैबिटेट को बचाना है। 12 प्रोजेक्ट हैं 6 देशों में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया और म्यांमार और नेपाल। मिनामाटा कन्वेंशन ये 2013 में मरकरी के लिए, बस इतना याद रखें कि मिनामाटा इज रिलेटेड टू मरकरी, ठीक है, मिनामाटा इज रिलेटेड टू मरकरी। ये मरकरी मिनामाटा जो है जापान का शहर है मिनामाटा, ठीक है, उससे संबंधित है। और इस शहर में जो मरकरी पॉइजनिंग का बड़े लेवल पर वो हुआ, इसीलिए इसकी पहचान हुई और इसी के नाम से मरकरी की जो स्लो पॉइजनिंग है। मरकरी क्या होता है? हाइड्रागायरम Hg। Hg, ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं पारा। आप लोगों ने किसी ने देखा है पारा या मरकरी को? थर्मामीटर में थर्मोमीटर देखे होंगे। थर्मामीटर में जो चीज नीचे सिल्वर कलर की लगी रहती है वो पारा होता है। यहाँ जो चमकता है सिल्वर कलर का जो हिस्सा होता है वो पारा होता है। कभी डॉक्टर के पास आपने ब्लड प्रेशर की मशीन देखी होगी, तो उसके अंदर भी जो ऊपर चढ़ता है वो पारा होता है। तो वो ये प्रेशर को नापने के लिए मीजर इस्तेमाल किया जाता है मरकरी। इसके अलावा भी और इसके इंडस्ट्रियल यूज है, परंतु ये यदि हमारे फूड चेन में आ जाए, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी आए, तब भी ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और इससे होने वाली बीमारी का नाम है मिनीमाटा डिजीज, जो मिथाइल मरकरी के होने के कारण होती है, जो कि जापान के मिनीमाटा क्षेत्र में, यहाँ जो मछलियां थी, जो फिश थी, उसको खाने से ये बीमारी हुई, क्योंकि वो फिश जो है किस पर पल रही थी? मरकरी इंडस्ट्रियल वेस्ट पर। मतलब वहां पर मरकरी इंडस्ट्रीज के द्वारा छोड़ा जा रहा होगा, वो मरकरी मछलियां खा रही थी, वो मछलियों को इंसान कंज्यूम कर रहे थे और उसके कारण उनके शरीर में ये जो बीमारियां हुई मिनीमाटा, इसी के आधार पर ये मिनीमाटा ट्रीटी भी है। इसमें ये तमाम चीजें क्या क्या नुकसान होता है ये आप मेडिकली इसको पढ़ सकते हैं, मिनीमाटा डिजीज या मिनीमाटा ट्रीटी। अगला ये यूएन क्लॉज तो हमने पढ़ लिया शायद, हाँ यूएन क्लॉज हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो रहा है तो देख लेते हैं। यूएन क्लॉज इज लॉ ऑन सी ऑफ ट्रीटीज, कि समुद्र में क्या कानून लागू होंगे, कहाँ से क्या चीज कहाँ तक होगी, ये सब तय करने का काम, समुद्र पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग सबकी बनी रहे, उसका काम ये यूएन क्लॉज करता है, जो 1982 में बनाया गया। 1982 में इसको स्थापित किया गया। हमारा जो टेरिटोरियल सी लिमिट होता है, ये कहता है 12 नॉटिकल माइल तक हमारे उस देश की कंट्रीज लिमिट कहाँ तक होगी? 12 नॉटिकल माइल तक। 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, यानी कि उस क्षेत्र के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स हैं उनका दोहन वो करेगी। मतलब जो समुद्र के रिसोर्स है, जैसे फिश है, कोई और है, कुछ और मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, वो वही देश करेगा अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। समुद्र पर कॉमन कोई भी आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है आने जाने के लिए। इसके अंदर की जो बॉडी है ITLOS, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल सी गाइड अथॉरिटी, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये हो गया। इसके बाद ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इस शब्द को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट से क्यों जाक्सा, क्लाइमेट से स्मार्ट क्यों होना है? क्लाइमेट से स्मार्ट होने का मतलब आज का समय है, जलवायु से स्मार्ट क्या होके करेंगे हम? आज का समय है क्लाइमेट
चेंज का, जलवायु परिवर्तन का। जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं? सबसे पहला, टेम्परेचर, गर्मी बढ़ रही है, रेन्स इरेटिक है, कभी होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं और कभी नहीं होती तो बहुत दिन तक नहीं होती। रेनफॉल पैटर्न बदल गया। टेम्परेचर और ये सब बदलने के कारण से जो पेस्ट, कीड़े मकोड़े हैं, उनका बिहेवियर बदलेगा, उनका बिहेवियर बदल रहा है। तो और ये सारी चीजें, टेम्परेचर का बदलाव क्या है, हमारे जो प्लांट्स है, एग्रीकल्चर है, उसको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। करेगा नहीं करेगा? टेम्परेचर सर है ना, जो चीज मान लीजिए एक चीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमली जिंदा रहती है, अगर वहां का टेम्परेचर 12 हो जाएगा तो उसके सर्वाइवल की वो काफी कम हो जाएगी। वो इंसानों के जैसे नहीं है कि एसी लगा लिया, गर्मी बढ़ी तो एसी लगा लिया, सर्दी बढ़ी तो रजाई ओढ़ लिया, है ना। ऐसा नहीं कर सकते सभी जीव जंतु। ये इंसान के पास ही प्रिविलेज है, बाकियों के पास ये प्रिविलेज नहीं है। तो एग्रीकल्चर इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। रेनफॉल इरेटिक हो रहा है, जैसा पहले रेनफॉल होता था आज हम देख रहे हैं जो बारिश है सितंबर में होगी ज्यादा, अगस्त में ज्यादा होती है, जुलाई में नहीं होती है। पहले जून से बारिश शुरू होती थी, तो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया। हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं उनका व्यवहार चेंज हो रहा है, उनकी संख्या बदल रही है। पीछे कुछ समय पहले टिड्डी दलों का बड़ा वो चला था, दिल्ली शहर, गुड़गांव और कहाँ वो आ गए थे। तो जो कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जाक्सा इसी चीज के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव है कि हमें कैसे ऐसी एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है कि जो अगर बारिश ज्यादा हो तो भी जिंदा रहे, बारिश कम हो तो भी जिंदा हो रहे, अगर थोड़ा टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो वो जिंदा रहे, नहीं तो अदरवाइज एग्रीकल्चर नुकसान होगा अगर क्लाइमेट चेंज के कारण। तो बहुत विकट स्थिति बढ़ जाएगी, इंसान का जीवन भी उसके कारण प्रभावित होगा। तो उससे लड़ने के लिए ये ग्लोबल अलायंस है जो कोशिश ये कर रहा है कि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए काम करें। जाक्सा, हम फार्मर की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसकी इनकम बढ़ाएं। हाँ, ये दूसरा एक वो भी है कि जब क्लाइमेट चेंज के कारण अगर एग्रीकल्चरल इनकम प्रभावित होगी तो हमारा किसान प्रभावित होगा। किसान की जो रेजिलियंस है एक्सट्रीम वेदर और चेंजिंग क्लाइमेट के लिए वो बढ़ा है। रेजिलियंस मतलब उसकी उससे लड़ने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाए, कि किसान हमारा ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। मान लो एकदम तेज बारिश, ज्यादा बारिश हो जाए तो भी वो उसके लिए तैयार रहे, और अगर मान लो किसी कारण बारिश ना हो पाए तो उसके लिए वो तब भी तैयार रहे। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी क्या ग्रीन हाउस एमिशन हो सकता है? यस सर। सर CH4 का यस सर, मीथेन निकलती है पैडी फील्ड से। वेरी गुड, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा काम है मीथेन का, ठीक है। मीथेन इज अ वीकर ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। ट्रू। सर फॉल्स। सर फॉल्स। नहीं सर फॉल्स होगा। तो सर ये ट्रू है सर, क्योंकि इसका वो उत्सर्जन बहुत कम होता है। सर ट्रू है, आपने बताया था ये लास्ट क्लास में। कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटली ये वीक होता है सर, CH4। अगर मैं कमजोर बोल रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीथेन का इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से कम है एज अ ग्रीन हाउस। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कमजोर ग्रीन हाउस गैस है। तो ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये पावरफुल है। अगर मान लीजिए आपने 1 किलो मीथेन ली और 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ली, दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो मीथेन द्वारा किया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ज्यादा होगा कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड के।
कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर 1 किलो वो है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे 100 गुना ज्यादा है, इसलिए ये इसका फर्क होता है। पर मीथेन का भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो करने के लिए हम जो है एग्रीकल्चर, इसके अलावा एनिमल्स जो कैटल है वहां से भी ये मीथेन गैस का रिलीज होता है। बोमाको कन्वेंशन, ये अफ्रीका से, वहां से जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाता है। अफ्रीका में किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव वेस्ट का, हैजार्डस वेस्ट का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। 1998 का तेहरान कन्वेंशन है जो मरीन एनवायरनमेंट ऑफ कैप्सियन सी, ठीक है, कैप्सियन सी जो है उसके मरीन एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। और अभी इसमें कैस्पियन सी में एक और ट्रीटी भी हुई है, कैस्पियन सी ट्रीटी, वो इससे अलग है, ये एनवायरनमेंट के लिए है। चलिए तो हम अगले उस पे चलते सेक्शन पे। आप साथ के साथ रिवीजन पे ध्यान रखिएगा सभी लोग कि हमें साथ के साथ रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। नई चीजों को पढ़ने के बजाय पुरानी चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। क्या करना है हमें? पुरानी चीजों को ज्यादा रिवीजन, जितना ज्यादा हमें रिवीजन करना है। हम ये ना सोचे कि ज्यादा मटेरियल, ज्यादा कंटेंट हम पढ़ने की कोशिश करें। हम ये सोचें कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कैसे कर सकते हैं, कितना हमें याद रहे। जितना हमने पढ़ लिया है वो हमें याद रहना चाहिए। किसी ने पूछा व्हाट इज मिनीमाटा डिजीज, मुझे पता रहना चाहिए व्हाट इज मिनीमाटा डिजीज। क्या है मिनीमाटा कन्वेंशन, मुझे पता रहना चाहिए। क्या है IUCN, मुझे याद रहना चाहिए। तो ये हमारा काम रहना चाहिए। अब हम इंडिया और उसके रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सेक्शन में एक दूसरा काम आता है, वो आता है कि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध है कैसे। हमारे अपने पड़ोसियों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे अपने, हम जब दूसरे देशों के साथ संबंध पढ़ते हैं तो हमारे उनके साथ संबंध कैसे हैं। IR इज इंटरनेशनल रिलेशन। हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? IR, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे हम अपने संबंधों को, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, उनको बेहतर तरीके से चला सकें, बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। इसी के लिए हम ये विषय पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये विषय पढ़ने के लिए हम ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जान रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं क्योंकि उससे हमारे जो इकोनॉमिक हित होते हैं, जो उनसे हमें फायदा है, नुकसान होता है, वो एक कारण होता है। तो हमारे बड़े सारे कारण हो सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय जब पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग है, उस इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में इस बात का बड़ा महत्व है कि हमारे संबंधों में हमेशा एक चीज याद रखते हैं कि संबंधों में हमेशा हित, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो लोगों के आपस में संबंध हैं, A और B, वो संबंध क्यों होते हैं? कोई भी संबंध, उसका कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई हित होता है। हित या कभी कभी अहित भी हो सकता है। किसी का भी संबंध, कोई भी संबंध बिना इंटरेस्ट के नहीं हो सकता। तो हमारे जो संबंध होते हैं दूसरे देशों से, वो कई तरह से प्रभावित होते हैं। तो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम संबंधों की बात करेंगे तब हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारे सामने चीज आनी चाहिए, हम किसके अपने संबंधों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित हमें रहना चाहिए। हम एज ए ह्यूमन बीइंग किसके लिए अपने संबंधों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। एक इंसान के तौर पे हम जो जुड़े हुए लोग हैं हमसे, ठीक है, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हम उनके साथ अपने रिलेशंस को मॉनिटर करते हैं।
हम अपने रिलेशंस या जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ रखते हैं। फिर हम अपने रिलेशन देखते हैं अपने दोस्तों के साथ कि कौन कौन हमारे दोस्त हैं, कौन कौन हमारे दुश्मन है। ये भी एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है। दुश्मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन। एनिमी भी एक महत्वपूर्ण संबंध होता है, ठीक है। दुश्मनी भी एक महत्वपूर्ण संबंध होता है, वो भी एक है, ठीक है। तो वो भी संबंध हमें देखना पड़ता है। और इसके अलावा जो जिनसे हमें किसी तरीके का फायदा है या नुकसान है, जैसे हमारे बॉसेस हैं, ठीक, जो बड़ी शक्तियां होती हैं कि भाई हर आपका एक बॉस होगा, उसके उसके साथ आपके कैसे संबंध है आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपके क्षेत्र का जो भी मतलब पावरफुल पर्सन हो उससे भी आप अपने संबंध अच्छे बना के रखना चाहते हैं। कल कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उससे जो है अपने काम को करा लेंगे। तो ऐसे जब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे जो म्यूचुअल रिलेशन है वो प्रभावित होते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं। सेम चीज जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं अपने देश के रिलेशन के साथ, तब हम वो चीज ये फैक्टर को सबसे इम्पोर्टेंट रखते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिसी में अपने देश का हित सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होना चाहिए हमें इंटरनेशनल पॉलिसी को डिफाइन करते हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज माय कंट्रीज इंटरेस्ट। मेरे देश के इंटरेस्ट में क्या है, मेरे देश के हित में क्या है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा हित क्या है। माय कंट्री इंटरेस्ट। यूएसए इसको क्या बोलता है? कंट्री फर्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देश महत्वपूर्ण है। सब चीजों से बाद में आती है, सबसे पहले देश आता है, ठीक है। कोई भी चीज तब काउंट करेगी, पहले हम अपने देश के बारे में सोचेंगे कि क्या ये चीज हमारे देश के हित में है या नहीं है। ये चीज अच्छी है और होती भी है, होनी भी चाहिए, होती भी है भी। परंतु हाँ, इसे एक्सट्रीम लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए। कभी कभी ये जो कंट्री फर्स्ट या नेशनलिज्म का जो प्रिंसिपल है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म में भी बदलता है। जैसा हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में देखा है कि राष्ट्रवाद अच्छी चीज है कि हम अपने राष्ट्र को प्रेम करें और राष्ट्र को बेहतर करने के लिए काम करें, अपने देश को, अपने समाज को बेहतर करने के लिए काम करें। ये बहुत जरूरी चीज है, हर एक व्यक्ति का एक संकल्प होना ही चाहिए। परंतु ये अति राष्ट्रवाद में ना बदल जाए, अल्ट्रा नेशनलिज्म में ना बदल जाए। जैसा हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा, हर देश ये सोच रहा था कि मैं, मेरा देश। जर्मनी ने कहा कि नहीं, जर्मन लोगों ने और जर्मनी के लीडर्स ने ये तय किया कि जो भी है वो सब जर्मनी है, ठीक है, बाकी सब हमारे इंफीरियर देश है, बाकी सब हम निचला स्तर रखते हैं और केवल जर्मनी का ही इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अप्रोच भी काम नहीं करती है, ये अप्रोच भी खतरनाक है। तो कंट्री फर्स्ट होना चाहिए, बट कंट्री ओनली नहीं होना चाहिए। तो हमारे को जब हम ये इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से चीजों को देखेंगे। हम सबसे पहले अपने नेबर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे हमारे पड़ोस के देशों के साथ कैसे संबंध है, क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहे इन्हें अच्छा माने बुरा माने, पर ये हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार। हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार देश कौन सा है? नेपाल। 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 मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान हमारा सबसे, पाकिस्तान सर, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब नजदीकी है। नहीं, सर नजदीक बात सकता है रिश्तेदारी सर, की क्योंकि बात करें, अगर मैं कहूँ कि हमारा रिश्तेदार कौन है, सबसे नजदीक का रिश्तेदार? सर पाकिस्तान सर मोस्ट फेवर्ड नेशन हमारी पड़ती नहीं है, उससे एक बात अलग है, ये अलग बात है। पर वो हमारा हिस्सा रहा उससे पहले। इसलिए क्यों मांगते हैं, क्योंकि उसे हम सर वो रिलेटिव है हमसे। वही ना, नेपाल हमारा उस तरीके से, जैसे नेपाल की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रही, वो हमारा ही जब पार्ट अंग्रेज भी आ गए तब नेपाल की अपनी एक पहचान थी। नेपाल भूटान हमारे उतने मजबूत वो नहीं है, कजन हो सकते हैं पर हमारे भाई नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं हो सकता, बांग्लादेश दूसरा, मैं उसी पर आ रहा हूँ, वो दूसरा है जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते।
बांग्लादेश दूसरा। ये दोनों चीज अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो ये हमारे इतने नजदीक हैं कि हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप बाहर जाकर आप कहीं किसी पाकिस्तानी से मिलेंगे, बांग्लादेशी से मिलेंगे, वो थोड़ी बंगाली बोलेगा इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, परंतु पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को और इंडियन को 3 लोग बैठा दिए जाए, इंडिया, पाक और बांग्लादेश, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि इसमें से कौन सा इंडियन है, कौन सा बांग्लादेशी और कौन सा पाकिस्तानी है। जब तक वो ना बताए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाषा हमारी एक है। हम भी हिंदी बोलते, पंजाबी बोलते, वो भी ऐसी बोलते पाकिस्तान वाले, या उधर वाले बंगला बोलते होंगे तो इधर भी हम बांग्ला बोलते हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो खाना है, भोजन है, कपड़ा है, पहनावा जो है, बातचीत का तरीका, लहजा, कल्चर, संस्कृति, हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमारा पर ये बात दूसरी है कि हमारे इनके साथ आज के समय में संबंध अच्छे नहीं है, खट्टे संबंध है, वो एक अलग समस्या है। परंतु हमारे जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार अगर कहे जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। फिर हमारे नेपाल भूटान का नंबर आता है, पर नेपाल भूटान के वो छोटे छोटे देश हैं और हम उनको बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, छोटे से होता है ना एक गरीब रिश्तेदार, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमारे लिए नेपाल और भूटान उस तरीके के छोटे से मामूली देश हैं, तो हम उनको बहुत तवज्जो नहीं देते। फिर हमारा जो ओल्डेस्ट नेबर है अफगानिस्तान। अरे अफगानिस्तान नहीं, चाइना, चीन। सर अफगानिस्तान तो भी लद्दाख से सर। अफगानिस्तान पे आ जाएंगे, अभी आते हैं, अफगानिस्तान पे भी आते हैं। चीन हमारा सबसे पुराना वो है पड़ोसी। कैसे? चीन का और हमारे देश में क्या कॉमन? सर फाहियान आए थे सर वहां से सर, और हुएनसांग भी आए थे। ट्रेड होता है सर, ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट। हमारा चीन से क्या संबंध है? सर देश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चीन से ही होता है। व्यापारिक संबंध इंपोर्ट होता है सबसे ज्यादा। घर में ये चीज है। एक और चीज है सर, बौद्ध वाला जो सर चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत आते हैं सर, बौद्ध धर्म वाले काफी वहां से आए थे। जो इंपोर्ट ज्यादा है सर, एक्सपोर्ट कम। बहुत कुछ आता है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हमारा चीन के साथ ऐतिहासिक हजारों सालों का इतिहास है हमारा। सब बुद्धिज्म उसमें एक चीज आएगी, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो सिल्क रूट है, जो आपने बोले सिल्क रूट भी एक कनेक्शन है जो हमें उनके साथ भी होता है। ठीक, तो चीन भी हमारा एक पुराना नेबर है। बनती नहीं है वो अलग चीजें हो सकती हैं, पर चीन के साथ हमारा बहुत सारे चीनी मिट्टी के बर्तन का आपने उदाहरण दिया। चीनी एक बात मेरे को बहुत चीज लगती है, चीनी हमारे लिए, हमें लगता ही नहीं कि चीनी का चीन से कोई संबंध है, एक्चुअली में चीनी का चीन से ही संबंध है। फिर हमारा सिल्क को क्या बोलते हैं? रेशम। चिन्ना पट्टा, जहां पर से हम आते जानते हैं ना, इसको बोला जाता है चिन्ना पट्टा, चिन्ना पट्टम, चिन्ना पट्टा। चीन का कपड़ा, इसका मतलब हुआ चीन का कपड़ा। साउथ में से चिन्ना पट्टा ही बोला जाता है। रेशम इधर बोलते हैं। बहुत फेमस था सर, ये भी हम चीन की वजह से ही जानते हैं। जो भी हम रेशम को जानते हैं वो चीन की वजह से जानते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन, आपने बोली दी कि चीनी मिट्टी के बर्तन वो हमारी लाइफ के इतना इम्पोर्टेंट, चाहे वो सब ये सब इंडिया में बनते हैं, चीनी इंडिया में बनती है, रेशम आज हम अपना यहीं पर सेरिकल्चर कर लेते हैं, परंतु ये एसोसिएटेड है चीन से। कागज के लिए भी ऐसे कहते हैं कि कागज भी पहली बार चीन से ही आया था, पेपर जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बुद्धिज्म का किसी ने बात कही कि बुद्धिज्म हमने उनको दिया, वहां से बहुत सारे लोग आते जाते रहे। अच्छा, एक और चीज है पटाखा, जो बारूद है, ये सबसे पहले वहां इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो क्रैकर्स और ये सब व्यापार है, ये वहां से होते हुए, मंगोलिया से होते हुए बाबर के जरिए से हमारे पास तक पहुंचा। तो हमारा चीन के साथ भी इस तरीके का संबंध है कि हम उसके बहुत सारी चीजों को शेयर करते चले आए पुराने समय से। तो ये कुछ हमारे ऐसे पड़ोसी हो गए
इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके भी हमारे पुराने संबंध हैं। किसी समय पर चोल राजाओं का शासन था वहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वियतनाम वगैरह में। फिर अफगानिस्तान की किसी ने बात बोली, अफगानिस्तान हमारे लिए आने और जाने का, भारत में प्रवेश करने का मुख्य द्वार अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से ही अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान से रोटी से रेशम का वो सर व्यापार होने लगा सर उसी रास्ते। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके अलावा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण देश है, जैसा मैंने कहा था, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां, कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं? अमेरिका एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय, यूएसए, रशिया है, यूरोप के जो और देश हैं, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड बेशक हम किसी देश समय ब्रिटेन, फ्रांस, रहे हैं, ये सब देश हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। तो ये सब देशों के बारे में हमें जानना होगा कि हम इन देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, उसका क्या क्या कारण है, आज तक क्या क्या हुआ और अभी के समय में क्या प्रेजेंट स्थिति है। तो हम ये पढ़ेंगे इंडिया और उसके जो अदर कंट्रीज के साथ क्या क्या संबंध रहे हैं। कल हम इस क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। पहले हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इस हिस्से पर आएंगे कि भारत के और इसके अलावा भारत के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह के संबंध हैं, वो भी हम एक बार चर्चा में लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह 8 बजे वापस मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Have a good day. thank you. सर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिए।